प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट को जिस प्रकार से है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि जंग खत्म होने के तुरंत बाद वो गाज़ा को छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने जंग खत्म होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में लेने की बात कही है। नेतन्याहू ने कहा है, मुझे लगता है इजराइल के पास अनिश्चित काल के लिए सुरक्षा जिम्मेदारी होगी। इसमें कोई चूक नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा है कि जब हमारे पास सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं होती तो क्या होता है। गाज़ा में इसराइल के हमले के बाद वहाँ पूरी तरह से अव्यवस्था है। गाज़ा में 15 साल सत्ता चला रहे हमास पर इजरायली सेना लगातार हमले किए हैं, जिससे इस ग्रुप की ताकत काफ़ी कम हो चुकी है। इसराइल लगातार ये कह रहा है कि हमास को ख़त्म करके ही जंग रुकेगी। ऐसे में ये भी सवाल है कि युद्ध के बाद गाज़ा का भविष्य क्या होगा। सोमवार को एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने साफ किया कि युद्ध समाप्त होने के बाद कुछ समय के लिए गाज़ा पट्टी की सुरक्षा का जिम्मा इसराइल ही देखेगा। नेतन्याहू ने इस बारे में ज़्यादा नहीं बताया कि युद्ध के बाद गाज़ा में इजरायली सुरक्षा निगरानी क्या होगी। इसराइल ने कई बार कहा कि उसका गाज़ा पट्टी और फिर से कब्जा करने का इरादा नहीं है। उसकी ओर से किए जा रहे हमलों का मकसद सिर्फ हमास को ख़त्म करना है। हमास के ख़त्म होने तक वह हमले जारी रखेगा। इंटरव्यू में बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल हुआ कि 7 अक्टूबर को करीब 3000 आतंकियों के दक्षिणी इसराइल में हमले को वो क्या अपनी विफलता मानते हैं। इस पर नेतन्याहू ने रक्षा विफलता के लिए कुछ हद तक जिम्मेदारी ली। इस हमले में आतंकियों ने 1400 लोगों को मार दिया था, साथ ही 200 से अधिक लोगों को अपहरण करके बंधक बना लिया था। आतंकी हमले के बाद इसराइल की सेना लगातार गाज़ा में सैन्य कार्रवाई कर रही है। हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर इसराइली सेना जमीन और हवाई हमले कर रही है। गाज़ा में ज़मीनी लड़ाई में अब तक इसराइल के 29 सैनिक मारे गए हैं। गाज़ा में 7 अक्टूबर के बाद से शुरू हुई सैन्य कार्रवाई में गाज़ा में करीब 10,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग जख्मी हैं और बेघर हुए हैं। इसराइल और हमास के बीच युद्ध के 1 महीने पूरे हो गए हैं। इसके अभी लंबे समय तक खींचने की आशंका जताई जा रही है। ईरान लगातार अमेरिका और इसराइल को धमकी दे रहा है, लेकिन बाइडेन सेना के खिलाफ हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अमेरिका ने इसराइल की रक्षा के लिए उसके आसपास ज़मीन से लेकर समुद्र तक में महाविनाशक हथियारों की तैनाती की है। इस बीच पीएम मोदी ने खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव को देखते हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से बात की है। इस बातचीत के दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल गाज़ा पर इसराइल के हमले रुकवाने के लिए करें। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान की इस मांग को भारत कोई कदम उठाए इसके आसार न के बराबर हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने भारत को गुटनिरपेक्षता की नीति और अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन की भी याद दिलाई। पश्चिम एशिया मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा ने एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में कहा कि भारत का पूरे पश्चिमी एशिया के देशों से अच्छे संबंध हैं। इसमें ईरान भी शामिल है, जो इस पूरे इलाके की बड़ी ताकत है। भारत का मध्य एशिया का गेटवे ईरान है और चाबार में भारत ने काफ़ी निवेश कर रखा है। भारत की 3 रिफाइनरी ईरानी तेल को लेकर बनाई गई हैं। भारत और ईरान के बीच आतंक के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बहुत ही मजबूत है। भारत और ईरान दोनों ने अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन किया था। भारत और ईरान के बीच सहयोग अभी चल रहा है। उन्होंने कहा पूरे अरब जगत में जनता की राय इसराइल और अमेरिका विरोधी हो गई है। इन देशों के साथ भारत का लंबे समय से अच्छा रिश्ता रहा है। भारत के करीब 76 लाख लोग वहाँ काम करते हैं। भारत की बड़ी पैमाने पर तेल की सप्लाई इन्हीं अरब देशों से हो रही है। भारत और यूएई के बीच करीब 150 अरब डॉलर का व्यापार है। भारत ने से पूरे इसराइल और हमास विवाद के दौरान बहुत ही संतुलित रुख अपनाया है। भारत एक तरफ इसराइल के साथ मिलकर आतंकवाद की निंदा करता है, तो दूसरी तरफ यह भी चाहता है कि फलस्तीन देश बने और द्विराष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन करता है। ईरान इस पूरे इलाके में बहुत ही शक्तिशाली देश है। ईरान के समर्थक शिया गुट यमन में हुती, लेबनान में हिजबुल्लाह और गाज़ा में हमास है। इसी वजह से ईरान इस पूरे संकट में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ईरान का सीरिया में बहुत प्रभाव है, इसी वजह से उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसराइल को रोकने पर कमर आगा ने कहा कि भारत बहुत महत्वपूर्ण देश है और इसराइल के साथ बहुत घनिष्ठ दोस्ती है। भारत का आतंकवाद के खिलाफ अभियान, रक्षा समेत कई क्षेत्रों में इसराइल के साथ बहुत करीबी संबंध है। आगा ने कहा कि भारत को हथियार देने में इसराइल तीसरे नंबर पर आता है। इस वजह से इसराइल भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। उन्होंने कहा कि भारत की यह नीति नहीं है कि वो इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे, आवाज़ उठाए। हाँ, भारत लगातार जरूर कह रहा है कि शांति से मसलों का हल होना चाहिए। भारत ने द्विराष्ट्र समाधान का भी समर्थन किया है। फ़लस्तीन को भारत समर्थन देता है, उनका दूतावास भी भारत में मौजूद है। आगा ने कहा कि इस पूरे गाज़ा युद्ध में ईरान हमास के साथ खुलकर खड़ा है। ईरान समर्थक गुट जैसे हिजबुल्लाह लगातार इसराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है और आगे चल के ये शामिल भी हो सकते हैं। इसी वजह ईरान एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकता है। वहीं इसराइल का कहना है कि हमास ने यह युद्ध शुरू किया है, लेकिन वे इसे ख़त्म करेंगे। इसराइल ईरान को भी लगातार चेतावनी दे रहा है। ऐसे में गाज़ा युद्ध लंबा खिंच सकता है। इसराइल को गाज़ा में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अगर ये युद्ध पूरे इलाके में फैलता है तो भारत के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आइए हम ईरान के बारे में और कुछ बात कर लें। ईरान की जेल में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता
नरगिस मोहम्मदी ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल नरगिस मोहम्मदी की तबीयत खराब है। ईरान के जेल प्रशासन ने नरगिस को बिना हिजाब के अस्पताल ले जाने से मना कर दिया है। इसके विरोध में नरगिस ने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि ईरान में महिला अधिकारों के लिए लड़ने के लिए नरगिस मोहम्मदी को इसी साल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक बयान में बताया गया कि नरगिस ने जेल में भूख हड़ताल शुरू की है। वो दो चीज़ों का विरोध कर रही है। पहली, ईरान सरकार द्वारा बीमार कैदी को इलाज की सुविधा नहीं देने के खिलाफ, और दूसरी, ईरानी महिलाओं को अनिवार्य रूप से हिजाब पहनने के खिलाफ। नरगिस मोहम्मदी के परिवार ने बताया कि उनकी 3 नसों में ब्लॉकेज है और फेफड़ों में भी समस्या है, लेकिन जेल अधिकारियों ने इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया है क्योंकि उन्होंने हिजाब नहीं पहना। परिवार ने बताया कि नरगिस मोहम्मदी सिर्फ पानी, शुगर और नमक ले रही हैं और अपनी दवाइयाँ भी लेनी बंद कर दी हैं। नोबेल समिति ने भी ईरान की सरकार से अपील की है कि वो उस मोहम्मदी को जरूरी मेडिकल सुविधा मुहैया करे। महिला कैदियों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए हिजाब की अनिवार्यता न सिर्फ अमानवीय है बल्कि नैतिक तौर पर भी अस्वीकार्य नहीं है। बता दें कि ईरान में महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है। महिला अधिकारों के लिए लड़ने के लिए नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। मोहम्मदी विभिन्न आरोपों में 12 साल से जेल की सजा काट रही हैं। मोहम्मदी पर ईरान की सरकार के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने का भी आरोप है। आइए अब हम और इसराइल के बारे में बात करें। हमास के साथ गाजा में चल रहे युद्ध के बीच इसराइल ने भारत से 1 लाख निर्माण श्रमिक तुरंत भेजने का अनुरोध किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल की निर्माण कंपनियों ने अपनी सरकार से 1 लाख भारतीय श्रमिकों की भर्ती करने की अनुमति मांगी है। इन्हें फ़िलिस्तीनी श्रमिकों की जगह रखा जाएगा। फ़लस्तीनी श्रमिक काम करते हैं, लेकिन हमास के हमले के बाद कंपनियों ने इन श्रमिकों को हटा दिया था। इससे पूरे इसराइल में निर्माण का काम ठप सा पड़ा है। हालांकि कुछ चीनी श्रमिक वहां काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे में निर्माण गतिविधियां पुरानी गति से शुरू करने के लिए इसराइल की सरकार और कंपनियां भारत की ओर से उम्मीद देख रही हैं। इसराइल सरकार भारतीय श्रमिकों को अपने यहाँ काम कराने से जुड़ा समझौता पहले ही कर चुकी है। मई में भारत दौरे पर आए इसराइल के विदेश मंत्री एली कोहन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत भारत से 42,000 श्रमिक इसराइल भेजे जाने हैं। इनमें से 34,000 निर्माण क्षेत्र के लिए होंगे। यह पहला मौका है जब भारतीय श्रमिक इसराइल के निर्माण क्षेत्र में काम करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर फ़ोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने मानवीय कारणों से गाज़ा पर हमलों में अस्थायी विराम और बंधकों की रिहाई की संभावना पर चर्चा की। बता दें, इसराइल और हमास के बीच पिछले काफ़ी समय से युद्ध जारी है, जिसमें करीब 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ और नए जोश के साथ। सब खैर, धन्यवाद।